You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? हम लोग कांस्टेंट रिलेशन कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम लोग वेज कंस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेज कंस्टेंट हम लोग पढ़े उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का सरफेस स्मूथ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg and 3 kg for given arrangement।
बाकी लोग अब बताइए क्या आंसर है। सर 2 kg ब्लॉक का 80/9। 80/9 हाँ, और और 3 kg का 40/9। 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा। बाकी बच्चे भी इसको ट्राई करें। Check whether this answer is correct or not. चलिए देखा जाए। इस तरह के क्वेश्चन में अगेन हम लोग सबसे पहला काम टेंशन और कांस्टेंट रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये स्मूथ सरफेस है, 3 kg पीछे तो खुद से नहीं जा सकता। इसको नीचे जाने का बात होगा। लेट्स से दिस एक्सेलरेशन इज a1 और अगर ये टुवर्ड्स राइट जाएगा तो इसको भी टुवर्ड्स राइट जाना पड़ेगा। सॉरी, ये डाउनवर्ड जाएगा तो इसको टुवर्ड्स राइट जाना पड़ेगा। एंड लेट्स से दैट इज a2। ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नहीं जाएंगे तो इसलिए हमने इसको a1 और a2 ले लिया। और हम लोग चाहे तो टेंशन टेबल बना सकते हैं। ये हमारा, इस पे टेंशन है T, इसमें टेंशन है T, ये भी स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2T। यानी कि 3 kg और अगर 2 kg की बात की जाए तो 3 kg के ऊपर टेंशन लग रहा है 2T और 2 kg के ऊपर टेंशन लग रहा है T। इसका एक्सेलरेशन हमने लिया है a1 और इसका एक्सेलरेशन लिया है a2। तो सीधे सीधे वे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सीधे एक्सेलरेशन कंपेयर कर रहे हैं। तो 2T a2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2T a2 प्लस यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो माइनस T इंटू a1 and that is equals to 0. That will be T will get cancelled. 2a2 is equals to a1. ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन आ गया। दिस इज आवर कांस्टेंट। अब हम लोग इंडिविजुअली 2m पर और m 2 kg पर और 3 kg पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। 2 kg का जो एफबीडी है उसको अगर देखा जाए तो वो है 2g और ये है t, और चूंकि ये नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a1
तो यहाँ पर इक्वेशन लिखना पड़ेगा 2g माइनस टी, दैट इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हमारा हो गया 1। और 3 kg के ऊपर अगर हम लोग फोर्सेस लिखें तो ये हमारा 2t टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। इसका जो mg है और नॉर्मल ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और इसका एक्सेलरेशन a2, वी कैन सिंपली राइट 2t that is the net force is equals to t times a2। इस तरीके से हम देखेंगे हमारे पास टोटल 1, 2 और ये 3, इस तरह से टोटल 3 वेरिएबल है। और 3 वेरिएबल होने की वजह से हमको 3 इक्वेशन चाहिए। तो हमने ऑलरेडी पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन निकाल लिया है और तीसरा इक्वेशन हमारा कंस्टेंट ही है। यही हमारा तीसरा इक्वेशन है, क्योंकि वी नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशंस टू सॉल्व दिस। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। अब या तो हम a1 को 2a2 लिख दें या a2 को a1/2 लिख दें, ये टोटली हमारा चॉइस है। तो a1 को अगर हम 2a2 से रिप्लेस करेंगे तो जो ऊपर वाला इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 2t और अदर 2g माइनस टी इज इक्वल टू 4a2। और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, यही इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a2। और ये इक्वेशन और जो ये सेकेंड इक्वेशन, इसको सिंपली ऐड कर दिया जाए, 2t विल गेट कैंसल्ड और बचेगा यहाँ पर 4g और यहाँ पर 8a2 और 3a2, ये हो जाएगा 11a2। तो यहाँ से a2 हमारा हो जाएगा 4g/11, तो इसको लिख सकते हैं 40/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a1 की बात है तो a1 हमारा 2a2 के बराबर है, सो 80/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, वो 40/11 और 80/11 था। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है ये? बाकी बच्चों से क्यों नहीं हुए क्वेश्चन? ये तो सिंपल है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह का एक सिस्टम जो है वो लिफ्ट में रखा हुआ है एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2। g/2 एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है। मासेस जो है 2 kg और 1 kg के ब्लॉक्स हैं। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस for given situation।
हाँ बताइए क्या आंसर है आपका? सर 40 न्यूटन। ओके, मल्हार आपका क्या आंसर है? सर मेरा 20 है। ओके, बाकी और लोग भी ट्राई करें। हाँ सर उसका 40 आएगा सर, वो देखा नहीं था वो 2 स्टेप। ओके, और ये बाकी बच्चे क्या पिकनिक पर आए हैं? एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पा रहा, कैसे? तो सबसे पहले हम लोग एक सिंगल पुली और 2 ब्लॉक सिस्टम को रियलाइज कर लें। इस तरह के अगर 2 मास M1 और M2 दिए गए हैं एंड लेट्स से M1 इज ग्रेटर देन M2, इस तरह से कंडीशन डाला हुआ है। कोई भी मास को बड़ा ले सकते हैं, इस पर कोई जरूरी नहीं है। तो M1 ये नीचे जाएगा और M2 ये ऊपर आएगा और दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, क्योंकि पुल्ली रेस्ट में है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे। बहुत तरीके से इस बात को जस्टिफाई टेंशन टेबल से भी किया जा सकता है। और इस पर अगर हम इक्वेशंस बनाए लाइक M1 के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो होगा M1G और टेंशन हमारा लगेगा ऊपर की तरफ, इस पर M2G और टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। तो जो ब्लॉक जिधर जाएगा उधर ही के फोर्स को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे M1 नीचे जा रहा है तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और M2 ऊपर जा रहा है तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, और सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो यहां से M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A plus M2A, and finally acceleration is equals to M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into G। कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। और किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 हो या 2 हो, इसमें किसी में भी हम A का वैल्यू पुट करेंगे तो T यहाँ से आ जाएगा 2M1 M2 divided by M1 plus M2।
इंटू जी। तो ये अगर बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि हम इस रिजल्ट को याद कर लें। एक पुल्ली और दो ब्लॉक सिस्टम बहुत ही कॉमन सिस्टम है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन इसके टर्म्स को याद रखें। और ये जो हमने m1 माइनस एम टू यहाँ लिखा है, ये m2 माइनस m1 भी हो सकता है। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है। यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिखा है m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 इज टोटली डिपेंड्स ऑन कि कौन बड़ा है, उसमें से छोटे वाले को माइनस करना। बड़ा वाला मास नीचे जाएगा, छोटा वाला मास ऊपर जाएगा। तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें अगर हम टेंशन निकालें तो टेंशन हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग का टेंशन अगर हम वो 2 kg और 1 kg के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट करें तो 2 into 1 डिवाइड बाई 2+1 इंटू जी हो जाएगा 4/3 g। और हमको पता है कि इसमें टेंशन अगर t है तो और इसमें टेंशन t है तो इसमें टेंशन हमारा 2t होता है। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको एक स्ट्रिंग से चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस स्प्रिंग बैलेंस विथ ए स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग का टेंशन हमारा है 2t। तो 2t का जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारा 8g/3। लेकिन ये तब होता जब लिफ्ट रेस्ट में होता। लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो हमको दोबारा सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल जो रीडिंग होगा वो हमारा हो जाएगा 8/3 इंटू जी इफेक्टिव। और चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको जी इफेक्टिव को g+g/2 ऐसा लिखना पड़ेगा। हो जाएगा 8/3 इंटू 3g/2। 3 will get cancelled, 2 will get cancelled, and the final reading is 40 Newton. Very, very good. ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये हमको याद करने रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बार बार हमको इसका एक्सेलरेशन और टेंशन ये निकालना पड़ेगा, इक्वेशन को बड़ा कर देगा। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिंगल पुल्ली और 2 ब्लॉक का सिस्टम है तो वी शुड रिमेंबर दिस। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो 3 ब्लॉक्स M1 M2 एंड M3 ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं, लटकाए हुए हैं। क्वेश्चन ये है
or what value or find a relation rather. Find a relation between M1, M2 and M3 so that M1 remains at rest. ये जो मास M1 है ये रेस्ट में रहे, इसके लिए इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए? How the M1, M2, M3 should be related? बताइए। M1G by 2 M1G by 2 is equal to 2M2 M3 2M2 M3 upon M2 plus M3. M2 plus M3 into G, right? हाँ सर वो भूल गया। तो ये रिलेशन आपने सही बनाया है, बट इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसको थोड़ा हमको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू M2 M3 upon M2 plus M3 और या तो ये इस और इसका भी कुछ और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, जैसे M1 M2 प्लस M1 M3 इज इक्वल टू 4 M2 M3 और फाइनली मैनिपुलेशन क्या होगा कि पूरे को डिवाइड कर देंगे M1 M2 M3 से दोनों तरफ। तो ये जो है M1 M2 तो ये हो जाएगा 1 by M3 प्लस M1 M3 ये हो जाएगा 1 by M2 और ये हो जाएगा 4 upon M1। जनरली इस तरह का रिलेशन हमको ऑप्शन में दिया जाता है, ये इसी से आया है, बट हमको थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं तो अगर ये M1 M2 M3 ना देके कुछ इस तरह से डेटा दे दिया जाए, जैसे M2 हमको दे दिया जाए 2 kg, M3 ये हमको दे दिया जाए 3 kg
और M1 हमको दे दिया जाए 5 kg। अगर ये डेटा हम लोग को दे दिया जाए तो इनके एक्सेलरेशन क्या हम निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ M2, एक्सेलरेशन ऑफ M3 और एक्सेलरेशन ऑफ M1। ये एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें दिया हुआ है कि M1 रिमेन्स एट रेस्ट। M1 अगर रेस्ट में है, इसका मतलब M1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड बॉडी है, द बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड टू M1 लाइक दिस पुल्ली, अगर M1 नहीं मूव करेगा तो ये पुल्ली को भी रेस्ट में रहना होगा। दिस पुल्ली विल बी एट रेस्ट। यानी कि हम इसको कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि इस तरह से ये फिक्स्ड, ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं। और सिंगल पुली दो ब्लॉक सिस्टम में टेंशन क्या होता है, ये हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। M2 और M3 में कोई भी नीचे जाए कोई भी ऊपर जाए, आई डोंट केयर, इन दोनों का आपस में एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन चूंकि पुल्ली मूव नहीं कर रहा तो जितना एक्सेलरेशन एक का नीचे की तरफ होगा दूसरे का ऊपर की तरफ होगा। और ये सिचुएशन एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे एक सिंगल और सिंपल पुल्ली ब्लॉक सिस्टम से। तो हम लोग तुरंत इसका टेंशन लिख लेंगे P and T, which is equals to 2M2 M3 divided by M2 plus M3 into G। और इसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन 2T है, और अगर इसमें टेंशन 2T है तो इसमें भी टेंशन 2T है। और यहाँ पर M1G तो लगेगा ही। अगर 2T और M1G ये बराबर हो गए तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो रेस्ट में रह जाएगा। यानी कि M1G इज इक्वल टू 2T और mg/2 इज इक्वल टू T, एंड T का जो एक्सप्रेशन है यही था, तो डायरेक्टली ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। अब बताइए, ये मास वाले का एक्सेलरेशन आपने ले निकाल लिया 235, हाँ सर, क्या आया? 2 और 3 kg का 2 आया और 5 kg का 2/5। 5 kg का 2/5। 2/5, और इसका 2। कहीं आपने इन दोनों में M2 और M3 में ये फॉर्मूला M1 M2 माइनस M3 और डिवाइडेड बाई M2 प्लस M3 इंटू G वो करके ये एक्सेलरेशन तो नहीं निकाला? हाँ सर, उससे ही किया। रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, सोचो। हाँ दे, आप बताइए। सर M1 तो रेस्ट पे है तो मूव नहीं करेगा ना, तो A उसका 0 रहेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू M1 शुड बी एट रेस्ट। नहीं, ये जो डेटा हमने 235 दिया इसमें M1 रेस्ट में रहेगा, ऐसा आप बोल रहे हो क्या? सर यही क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है ना? नहीं, हमने M1 M2 M3 का डेटा दे दिया है 235। हमने अब नहीं बोला है कि ये M1 रेस्ट में है या नहीं। अगर मान लेते अच्छा हैं कि ठीक ये है सर। पूरा डेटा होते
मुझे लगा वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन का ही कंटिन्यूशन है। नहीं, डायग्राम कंटिन्यूएशन है, डेटा चेंज हो गया। तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन सा रेस्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, सोच पाए मल्हार? सर 2 मिनट। ये बाकी बच्चे जो अभी तक एक भी आंसर नहीं किए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि इसके आज के क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं, इसके लिए जितनी बेसिक चीजें हैं वो आपको पहले करा दी गई। अब सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो उसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये समझ के परे है। आपको एससी फॉर्मूला ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है ताकि आप उससे क्वेश्चंस लगाएं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको एससी फॉर्मूला से करना है, कितनी बार इस बात को बोल दिया गया है। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने आकाश के मॉड्यूल से ही परेशान है, फिर कोई बात नहीं। ओके, सी द प्रॉब्लम इज, ये जो क्वेश्चन हमने दे दिया नेक्स्ट वाला, M2 M3 और 5 kg, M1 5 kg, इस तरह से और एक्सेलरेशन पूछ दिया। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, ये इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को बहुत पेशेंस चाहिए। दूसरा, ये जो A2 और A3 है ये बराबर नहीं होंगे, दे आर नॉट सेम। क्योंकि अगर सेम होंगे तो पुल्ली रेस्ट में हो जाएगा, जबकि पुल्ली रेस्ट में नहीं है। अगर M1 का एक्सेलरेशन होगा तो पुल्ली का भी एक्सेलरेशन होगा, और अगर पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा तो दोनों मासेस का जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम, जो हम बार बार बोलते थे वैसा होगा नहीं। इसलिए we can't simply write A2 and A3 as M2 minus M3 और M3 minus M2 divided by M2 plus M3 into G, ऐसा नहीं कर सकते। इन तीनों का एक्सेलरेशन हमको अलग अलग लेना पड़ेगा। M1 का एक्सेलरेशन कुछ A1 है, M2 का एक्सेलरेशन कुछ A2 है, M3 का एक्सेलरेशन कुछ A3 है, और सब पर तीनों का FBD बनाना पड़ेगा। तीनों के बीच कांस्टेंट रिलेशन लिखने पड़ेंगे, तो टोटल 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब चारों इक्वेशन बन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशंस, ऐसे ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, ये इतना भी आसान नहीं होगा। इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट इजी। जैसे मैं मान लेता हूं कि M1 नीचे जा रहा है, सबसे पहले तो ये डेटा क्यों दिया गया था ये समझ में आना चाहिए। ये एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाएगा तो ये काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में। वी आर नॉट एबल टू डू दिस इन अ वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए विथ सम डेटा लाइक दिस, तो बस हमको इतना करना है कि हमको एक बार चेक कर लेना है। जैसे बहुत बार बच्चे 2 और 3 ये 5 के बराबर हो रहा है, तो बच्चों को लगता है कि 2 + 3 5 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है, तो कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि ये गलत है। नो मूवमेंट कंडीशन और M1 के नहीं मूव करने का कंडीशन यहाँ पर हमारा ऑलरेडी आया हुआ है। अगर हमको ऐसा कुछ लगता है तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, M2 और M3 का वैल्यू डालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन करेंगे 1/3 + 1/2, और राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन चेक करेंगे तो ये बराबर है ही नहीं। तो बराबर है ही नहीं तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा M1 का, ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरी बात, अब एक्सेलरेशन तीनों का अलग अलग होगा और हमको इसमें टोटल 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक चौथा जो वेरिएबल है वो है टेंशन, जो यहाँ पर हमने दिखा है,
और इसके लिए अपने को 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और 4 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन का भी एक रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ पर चूंकि 3 बॉडीज का मूवमेंट है तो अपन को 3 इस तरीके से ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। इनके ऊपर टेंशन 2t, t एंड t। और जहां तक बात है एक्सेलरेशन की a1, a2 और a3। अब डायरेक्शन हम अपने मन से लेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए डायरेक्शन हम अपने मन से लेंगे। ये हम a1 नीचे की तरफ एज्यूम कर रहे हैं, ये हम a2 ऊपर की तरफ एज्यूम कर रहे हैं और ये हम a3 नीचे की तरफ एज्यूम कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो कंस्टेंट रिलेशन बनेगा वो -2t इंटू a1 प्लस t इंटू a2 माइनस t इंटू a3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से -2a1 प्लस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर कंस्ट्रेंट। और इंडिविजुअल एफबीडी की बात है तो इंडिविजुअल एफबीडी m1, m2 और m3 के लिए बनाना पड़ेगा। m1 पर बनाएंगे तो m1 माइनस g माइनस 2t इज इक्वल टू m1a1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। m2 पर बनाएंगे तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑन m3 तो m3g माइनस t इज इक्वल टू m3a3। तो 3 इक्वेशन ये और ये चौथा इक्वेशन जो कंस्टेंट है, इन चारों को हेल्प करके यूज करके हमको ये सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा दिस इज नॉट इजी। ये सब करना, इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करना भी सबके बस का नहीं है। कहाँ से क्या एलिमिनेट करना है, कहाँ से क्या पुट करना है, इससे बहुत सारे चीजें आ जाएंगी। चांसेस ये भी है जो जो बच्चे यहाँ तक समझे हैं वो लोग ध्यान से इसके आगे की बात को सुने। चांसेस ये भी है इसमें a2 और a3 में कोई एक जीरो भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है इधर a2 और a3 में भी जीरो, मस्ट नहीं बोल रहे, में भी जीरो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ m1 मूव करे और m3 मूव करे, m2 मूव ही ना करे, या फिर m1 मूव करे और m2 मूव करे, m3 मूव ही ना करे। ये भी पॉसिबल है। उसके लिए भी कंडीशंस पूछे जा सकते हैं कि m1 m2 में और m3 में ऐसा क्या रिलेशन हो ताकि m3 मूव ही ना करे या m2 मूव ही ना करे। जैसे पहले हमने m1 नहीं मूव कराया, वैसे m2 और m3 के भी ना मूवमेंट का बात आ सकता है। लेकिन अगेन वो क्वेश्चन काफी बड़े बड़े होंगे और उसके लिए हम लोग को काफी काम करना पड़ेगा। ये सारी इक्वेशंस वर्ग को मैनिपुलेट करना होगा। दिस क्वेश्चन विल बिकम बिग, बट एज फार एज द नीट इज कंसर्न्ड हमको एक रिलेशन तो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना ही चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम इतना हमको समझ में आना चाहिए। सारी बात समझ में? हाँ बोलिए। सर अगर ऐसा समझे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो 3 kg का ब्लॉक है, अगर वो अगर m1 नहीं होता तो वो a1 से नीचे जाता, अज्यूम कर रही हूँ। और जो सेकंड जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो a1 से ऊपर जाता, अगर 5 kg वाला ब्लॉक नहीं होता तो। और अगर सिर्फ 5 kg वाला ब्लॉक होता तो अगर 5 kg a2 से ऊपर जा रहा है तो जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा ना, शायद। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आप तरीका बोल रहे हो उसमें सीटो फोर्सेस की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। पुल्ली पर बैठ के चीजों को अगर रियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमको सीडो फोर्सेस का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसको हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है। और ग्राउंड फ्रेम से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो जो चीजें हमने लिखी हैं वही होगा। इन एनी वे, इट डजंट मैटर, इन एनी वे whatever approach you are going to take, you have to deal with these 4 equations. ये 4 इक्वेशंस तो बनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और उपाय है नहीं।
हाँ सर, हमको इक्वेशंस कोई भी आते हैं, ठीक है सर। हमको कोई भी रैंडम डेटा अगर M1 M2 M3 का दे दिया जाए जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो 1/M3 प्लस 1/M2 इज इक्वल टू 4/M1, इसको सेटिस्फाई अगर ना कर रहा हो तो हमको ये चार इक्वेशंस बनाने ही पड़ेंगे, चाहे हम वो चार इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम से बनाए, चाहे वो मूविंग फ्रेम से बनाए, कहीं पर बैठ के बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चार इक्वेशन को सॉल्व करना इट्स नॉट इजी। हमने ऑलरेडी इक्वेशंस बना दिए हैं, वैल्यूज लिखे हुए हैं, किसी को अगर टाइम मिले तो ये चारों का वैल्यू पुट करके कोशिश करना निकालने का। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इस तरह के क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आएंगे। ये सब इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, और वो भी इंजीनियरिंग में बहुत पहले पूछा जाता था। इंजीनियरिंग के हिसाब से भी ये बहुत आसान हो चुका है, लेकिन चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए ही नीट में नहीं पूछा जा सकता। इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे पूरा क्वेश्चन जिसको आता हो उसको सॉल्व करने में, जिसको नहीं आता उसके लिए तो फिर कितना टाइम लगेगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। जिसको समझ में आ गया कि अच्छा हमको ऐसे करना है, ये काम करना है, उसके बाद कम से कम 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। और गलती की गुंजाइश भी बहुत होगी क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हम लोग, इक्वेशन है प्लस माइनस, इस तरह की गलती के चांसेस बहुत सारे होते हैं। एनीवे इस डायग्राम के साथ एक रिलेशन जो यहाँ पर 1/M3 प्लस 1/M2 इक्वल टू 4/M1 ही आया है, ये याद रखना है। और M2 M3 अगर M1 रेस्ट में हुआ तो M2 M3 रेस्ट में होंगे, ये ऐसा दिमाग में नहीं बैठा ना। M2 M3 आपस में मूव कर रहे होंगे, ये पुली रेस्ट में होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, ये हमारा एक 50 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर हम इसको फोर्स लगा के रोके हुए, वी आर होल्डिंग दिस ब्लॉक। फाइंड द वैल्यू ऑफ F so that 50 kg remains at rest. 50 kg का ब्लॉक रेस्ट में रहे, इसके लिए अपने को कितना फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा। बताइए। सर 100/3 न्यूटन। 100/3 न्यूटन। आधे आपका? सर मेरा 5 आया। 5 न्यूटन। ओके, बाकी बच्चे ऐसा लग रहा है सो गए हैं या फिर उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनको भी कुछ करना चाहिए। ये आज 5वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 1 2 3, और इसी में क्वेश्चन अगर काउंट कर लिया जाए तो लगभग 4-5 क्वेश्चन हो गए, लेकिन किसी का कोई आंसर आ ही नहीं रहा, हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है।
हाँ बताइए आफिया। सर मेरा यार 250/8 न्यूटन। 250/8। हाँ ये आप बताएं। सर मेरा 125/4 आया। हाँ ये इसी से आ जाएगा, 125/4 तो यही है, इट सेम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर उसका 5 न्यूटन हटा दीजिए प्लीज। ओके, सो इसको हम लोग करते हैं। हम लोग जितना फोर्स इस स्ट्रिंग पर लगाएंगे टेंशन उतना ही होगा। तो इसमें टेंशन हो जाएगा F, और ये सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक की सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा F। और इन दोनों में अगर F है तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2F, और इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2F। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 4F, इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 4F, और इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 8F, इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 8F, ये हो जाएगा 16F। इस तरीके से ये हमारा टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। हम देखेंगे कि ये जो 50 kg का ब्लॉक, इस पर कितना टेंशन एक्सक्यूज है। मी सर। सर वो 15F नहीं होना चाहिए। क्या? सर वो 15F होगा ना, ऊपर जो आपने लिखा है 16F। 15 होगा? ये 8F है और ये 8F है, तो ये 60 नहीं होगा? अच्छा ठीक है सर। हाँ किस कैलकुलेशन से 15 हो रहा था बाय द वे? नहीं सर, वो मैं 8F प्लस 4F प्लस 2F प्लस F। अरे राम, तो 8 + 4 भी तो 12 ही होता है। और ये जो सारे फोर्सेस और टेंशन रादर, ये सारे ऊपर की तरफ लगेंगे। स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन है 8 4 2 F, तो ये हमारा टोटल जो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है वो जाएगा 8F प्लस 4F प्लस 2F प्लस F। दिस इज द इंटायर टेंशन। और इसको 50 इंटू G, इसका जो वेट है उसके बराबर होना चाहिए, तभी रेस्ट में रहेगा। तो 8 4 12, 2 14, 1 15, 15F इज इक्वल टू G का वैल्यू अगर 100 पुट कर दें तो ये 500 हो जाएगा। और यहाँ से F इज इक्वल टू 500/15। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। So this is absolutely correct answer. ये रॉन्ग है। एंड इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये 1333.33 ऐसा वैल्यू होता है। और 50 kg का अगर वेट काउंट करें तो ये होता है 500। तो हम सिर्फ इतना कम फोर्स लगा के 500 न्यूटन वेट वाले बॉडी को लिफ्ट कर पा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं, बिकॉज कम फोर्स लगा के हम ज्यादा भारी चीजों को लिफ्ट कर पाए। सारी बात समझ में? इसमें कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा? अगर यहाँ पर F की जगह कोई मास लटका दें और 50 kg की जगह M1 M2 कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल 50 kg को हमने रिप्लेस कर दिया M1 से, और जो दूसरा एंड जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रिप्लेस कर दिया M2 से। अगर ये ऊपर जाए और ये नीचे जाए, कोई भी एक एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया जाए, तो A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बता सकता है?
what will the relation between A1 and A2? Just a second. बाकी लोग भी ट्राई करें. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सारे काम कर लिए हैं. M1 के ऊपर अगर टेंशन के हिसाब से देखा जाए तो टोटल टेंशन 15T ऊपर की तरफ लगेगा और M2 के ऊपर T टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा. तो 15T इंटू A1 प्लस माइनस T इंटू A2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से A2 इज इक्वल टू 15A1 ये रिलेशन आ जाएगा. ये रिलेशन आया था. हाँ यस सर. सर. मल्हार आपका. हाँ सर. ओके. तो अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं वेज कंस्टेंट की. और वेज कंस्टेंट में मोस्टली एक ही टाइप ऑफ रिलेशन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं. जैसे अगर हमारा कोई ब्लॉक है इस तरह का सिचुएशन है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्लॉक ए है अगर वो राइट की तरफ जाए तो बी को नीचे की तरफ आना पड़ेगा और अगर ए लेफ्ट की तरफ जाए तो बी को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा. ये हम लोग इजीली रियलाइज कर सकते हैं. अगर ए को दीवार की तरफ ढकेलेंगे तो बी ऊपर की तरफ खिसकता चला जाएगा. और कुछ देर के लिए इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ. दिस एंगल इज थीटा. तो हमसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट किसी में भी एक रिलेशन पूछा जा सकता है. दैट मीन्स अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए राइट की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी लेट्स अगर v है और लेट्स इसको v a लिख दें तो b को नीचे आना पड़ेगा और ये वेलोसिटी जो है उसको हम vb एज्यूम कर लें कि vb से नीचे आ रहा है. तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए. तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं. वो कॉन्सेप्ट है दैट component of displacement or velocity or acceleration along the common normal must be same. इसका मतलब ये जो कॉमन नॉर्मल है
ये हमको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि कॉमन नॉर्मल क्या होता है। तो जहां पर कांटेक्ट है उस पॉइंट पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, बी के ऊपर वो नॉर्मल ऊपर की तरफ और ए की तरफ वो नॉर्मल नीचे की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन यही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। ये कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। तुम लोग को जो भी वेलोसिटीज हो तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट, उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे नॉर्मल के नाम, और उसका कंपोनेंट को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा, ये हमारा ये सरफेस है जहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये वो नॉर्मल है। जो एंगल्स हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, तो डेफिनेटली अगर हमारा कोई भी वेलोसिटी जो वी है इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, और वी भी अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब वी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, वी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसको सेव करना है। मतलब अगर इस स्टेटमेंट की अगर बात माने तो वी का कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस ऑफ थीटा, और वी का कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन ऑफ थीटा, और यही रिलेशन हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन हो जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन के लिए भी काम करना चाहें तो भी हम यही करेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज लेट से ए कैपिटल ए, और ये नीचे की तरफ ऑब्वियसली वो राइट जाएगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो यही जो रिलेशन आया है दैट इज ए बी कॉस थीटा इज टू ए साइन थीटा। तो जैसा वेलोसिटी होगा वैसा ही एक्सेलरेशन का भी रिलेशन होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग वेज कंस्ट्रेंट। अब एक क्वेश्चन इस पर हम लोग अभी करेंगे फिलहाल के लिए। कांस्टेंट रिलेशन निकालना और उस पर न्यूमेरिकल करना, ये दो बातें हैं। कांस्टेंट रिलेशन इज अ पार्ट, वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है जहां पर एक 3 kg का ब्लॉक और ये 5 kg का वेज इस तरह से पास रखे हुए हैं, और सारे सरफेस स्मूथ है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही। तो नॉर्मल लॉजिक ये कहता है कि 3 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, 5 kg का ब्लॉक टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगा। अगर इसके एक्सेलरेशन को हमने a5 और a1 और इसके एक्सेलरेशन को a2 से डिनोट किया हो, तो फाइंड द एक्सेलरेशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 फॉर द गिवन डायग्राम। Find the value of a1 and a2 for given situation। और एंगल हमको चाहिए होगा, ये एंगल डेफिनेटली वी नीड इट। अगर फाइनल आंसर निकालना है तो ये एंगल ले लो 53 डिग्री।
और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएंगे कि बस रिलेशन निकालना है? रिलेशन तो एक लाइन में आ जाएगा, रिलेशन तो ऊपर लिखा हुआ है, थीटा का वैल्यू पुट कर दो, वही रिलेशन है, वैल्यूज निकालनी है ना। अगेन इस तरह के केसेस में एक तो सबसे पहले ये जो रिलेशन ऊपर लिखा हुआ है A1 और A2 का, ये तो रिलेशन को बनाना ही पड़ेगा। और जो ऊपर का डायग्राम हमने दिया था और ये नीचे जो डायग्राम दिया गया है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से कंस्टेंट रिलेशन निकालेंगे। ये हमारा कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक्सेलरेशन जो हमको गिवन है, लाइक एक्सेलरेशन ये है हमारा A1 और ये एक्सेलरेशन है A2, ये एंगल है 53 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट रिलेशन हमारा हो जाएगा A1 साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू A2 कॉस 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री 4/5 T/5। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा 4A1 इज इक्वल टू 3A2। ये रिलेशन है, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर के लिए हमको और भी काम करने पड़ेंगे, हमको सबके एफबीडी बनाने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग 3 kg का एफबीडी बनाना चाहेंगे। 3 kg के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, मैं कुछ इस तरीके से इसको दिखाऊं। इस तरह से तो एक तो इसका mg दैट इज 3g, ये तो लगेगा ही। ये जो वर्टिकल वॉल है जिससे ये सटा हुआ है, वो भी इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, एंड लेट्स से उसको हमने N1 नाम दिया। वेज जो है इसके भी कांटेक्ट में होने की वजह से ये भी एक नॉर्मल लगाएगा, एंड दैट नॉर्मल लुक लाइक दिस। उसको हमने N से डिनोट किया। ये 3 फोर्सेस 3g के ऊपर लग रहे हैं और 3 kg के ऊपर। अगर यही हम एफबीडी 5 kg के ब्लॉक का बनाए, तो 5 kg के ब्लॉक का एक तो वेट होगा 5g, ग्राउंड के कारण एक रिएक्शन होगा, उसको N या R कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड नॉर्मल फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हमारा एक्शन है, तो ये हमारा रिएक्शन है।
तो इस तरीके से ये हमारे वीडियो हो जाएंगे। अब जहां तक बात है एंगल्स की, तो वर्टिकल के साथ नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा ये अपने को देखना है। तो ये जो वर्टिकल के साथ एंगल है, ये एंगल कितना होगा, तो बहुत आसानी से ये एंगल को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ये 53 है तो ये एंगल 37 हो जाएगा और ये एंगल 53 हो जाएगा। ये जो नॉर्मल बना रहा है ये हमारा हो जाएगा 53 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो एंगल है ये हो जाएगा 53 डिग्री। अब नॉर्मल के होंगे एक कंपोनेंट की तरफ, दैट इज n cos 53, और एक कंपोनेंट n sin 53। TKG का ब्लॉक सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a2, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके फोर्सेस बराबर होने चाहिए, मतलब n1 माइनस n sin 53 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में 3g, दैट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, माइनस n cos 53 डिग्री and that is equals to 3 times a2। ये दूसरा इक्वेशन है। उसी तरह से वेज के ऊपर अगर हम इक्वेशंस बनाना शुरू करें तो n के भी कंपोनेंट्स यहाँ निकलेंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा n sin 53 डिग्री, ये हो जाएगा n cos of 53 डिग्री। तो वर्टिकल डायरेक्शन में r जो है वो n cos 53 और 5g को बैलेंस करेगा। दैट मीन्स n cos 53 डिग्री प्लस 5g दैट इज इक्वल टू r। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। और n sin 53, n sin 53 यही कॉज करेगा एक्सेलरेशन a1 दैट इज इक्वल टू 5a1। ये हो गया चौथा इक्वेशन। कायदे से देखा जाए तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल है n1, n, a2, r एंड a1। टोटल 5 वेरिएबल है। सी 4 इक्वेशन तो हमको नीचे मिले और 5वां इक्वेशन हमने पहले ही निकाल लिया था जिसको कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं। ये हमारा 5वां रिलेशन है, सॉरी हमारा 5वां रिलेशन है। 5 इक्वेशन और 5 वेरिएबल, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, ये इक्वेशन हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, ये इक्वेशन इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि हमको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन और ये रिलेशन, ये 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वी कैन इजीली सॉल्व। इसमें भी हमारा एक वेरिएबल है n, तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वी कैन सॉल्व दिस टू गेट द आंसर। इसी को बोलते हैं हम लोग वेज कंस्ट्रेंट। आई बात समझ में? पल्ले पड़ रही है। यस। अब इसको सॉल्व करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो मैं सिर्फ एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहता हूं तो मैं सिर्फ
2, 4 एंड 5, इसी को सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा 3g दैट इज 30 माइनस n 53d cos 53 यानी 3n अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 3a2। और दूसरा इक्वेशन हमको दिख रहा है n इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5a1। अब यहां से हम चाहें तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 25a1 अपॉन 4 और इस n को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होगा दैट इज 30 इज इक्वल टू 3a2 प्लस 3/5 इंटू 25/4 a1। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 30 इज इक्वल टू 3a2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 15/4 a1। नाउ a1 और a2 में भी एक रिलेशन हमने बनाया है 4a1 इज इक्वल टू 3a2। तो यहाँ पर 3a2 साफ साफ दिख रहा है, इसको हम 4a1 से रिप्लेस कर देंगे। तो डायरेक्टली 30 इज इक्वल टू 4a1 प्लस 15/4 a1। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 16 और 15 31। 30 इज इक्वल टू 31a1 अपॉन 4। यहाँ से a1 120/31 नियर अबाउट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आएगा। द आंसर विल नॉट बी राउंड फिगर, ये राउंड फिगर नहीं होगा। सो 120/31 इसको हम नियरली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे 4 से थोड़ा कम आएगा। और जब a1 पता चल गया तो a2 कंस्टेंट रिलेशन से ही हम निकाल सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन हमको बनाना चाहिए था, कौन सा इक्वेशन हमको नहीं बनाना चाहिए था, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से हम क्वेश्चन को सिंपल और कम इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हमको सोचनी पड़ेंगी। पहले तो क्वेश्चन बनना पड़ेगा और बनने के बाद क्या क्या करना जरूरी था, क्या क्या करना जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, वो भी समझना पड़ेगा। तो काम बहुत सारे हैं। एससीबी आपको ऑलरेडी शेयर की गई है। एससीबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे कल आ पाएंगे उनको डिस्कस किए जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर शाम तक अपडेट कर दूंगा कि जिस जिस क्वेश्चन को सबको प्रैक्टिस करके आना है। और अभी तक सारे बच्चों ने पोल पर अपना मत नहीं दिया है, वो लोग तुरंत इस क्लास के बाद उसको कंप्लीट करेंगे। जितने लोग हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो टुमारो कुछ ऋषि वर्मा के क्वेश्चन और कुछ मॉड्यूल के अगर क्वेश्चन होंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन विल डिस्कस। टाइमिंग आपको शाम तक कंफर्म कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेज कंस्टेंट एंड पुल्ली स्ट्रिंग कंस्टेंट, ये सारे कंस्टेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो सब मोस्टली इंजीनियरिंग बेस्ड है। मेडिकल में सिंपल सिंपल सवाल बनते हैं और वो सिंपल सिंपल सवाल आज आपको जो कराए गए हैं यही सारे हैं। तो इतना हमको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे स्यूडो फोर्सेस एंड फ्रिक्शन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।